हेलो एंड वेलकम इन द पीयूष शर्मा यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे जो उन स्टूडेंट के सामने आ खड़ी हुई है जिन्होंने हाल फिलहाल अभी साइंस सब्जेक्ट लिया है 11th क्लास के अंदर। फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन तो काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हो गए हैं, लेकिन जैसे ही मैकेनिक्स स्टार्ट करिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ कि ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिफरेंशिएशन टू स्टार्ट फिजिक्स स्पेशली मैकेनिक्स। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम उन सारे इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉब्लम को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है और सबसे बड़ी बात क्यों किया जाता है, कि क्यों ये जो कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बैकबोन है मैकेनिक्स की। तो हम यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल कंसेप्ट में नहीं पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन को बहुत ही आसान लैंग्वेज में फंडामेंटली कैसे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि डिफरेंशिएशन करते ही क्यों हैं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट रेडियस के सर्कल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट सर्कल, ये देखिए ये सेकेंड सर्कल। जो सेकेंड सर्कल है थोड़ा लार्ज है फर्स्ट वाले से, और जो थर्ड नंबर का जो सर्कल है वो और थोड़ा लार्ज है R2 से, और लास्ट एक और हम सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस और भी ग्रेटर है थर्ड वाले से। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका जो रेडियस है, देखिए फर्स्ट वाले का रेडियस आपके पास है R1, ठीक है। सेकेंड का जो रेडियस है, ठीक है, इससे हम इंडिकेट कर रहे हैं R2, एंड थर्ड नंबर पर, और यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर के सर्कल बनाए हैं, इसका भी अपना मीनिंग है, हम आगे जाके इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों हमने यहाँ पर ये जो सर्कल बनाए हैं ये डिफरेंट कलर के भी हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 4 डिफरेंट रेडियस के सर्कल हैं, तो हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि यहाँ पर R1 इज लेस देन R2, R2 ऑल्सो लेस देन R3 एंड R3 ऑल्सो लेस देन R4। सो नाउ जब हम सर्किल बनाने जा रहे थे या सर्किल बनाते हैं तो सर्कल का जो फॉर्मेशन है किस पे डिपेंड करता है बताइए। तो सर्कल का जो फॉर्मेशन है या उसका सरकमफेरेंस है, या आगे जाके इसको हम स्फीयर ही मान के चलते हैं, तो स्फीयर के अंदर जो उसका वॉल्यूम है या एक सर्कल के अंदर जो उसका सरकमफेरेंस है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए कि यहाँ पर जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, देखिए, ठीक है, circumference of a circle depends on radius, ओके। तो जो यहाँ पर सर्कल का सरकमफेरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पर। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि सबसे पहले जो हम इसका सरकमफेरेंस बना लें फिर रेडियस डिसाइड करें? तो ऐसा नहीं होता। जैसे लाइफ के अंदर जो टाइम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम हमारे अकॉर्डिंग टाइम चले कि रुक जाइए आज मुझे सर्टेन काम करना है तो 1 घंटे का डिले, क्योंकि जैसे मैं 4 बजे काम स्टार्ट हुआ और 4 बजे एक सर्टेन मेरे काम स्टार्ट हो नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, तो 4 क्लॉक के अंदर 4 बजे आपके आज 4 के जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे टाइम एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी होती क्या है। तो देखिए इस एग्जांपल के अंदर जो रेडियस है, जो आप रेडियस देख रहे हैं, ये जो रेडियस है वो एक इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिस पर सरकमफेरेंस डिपेंड करता है। तो हम आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल के लिए, ठीक है, फॉर अ सर्कल रेडियस, जो रेडियस होगा आपका, ठीक है, जो रेडियस होगा, रेडियस इज व्हाट, यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, वो सरकमफेरेंस डिपेंड करेगा किस पर, रेडियस पर। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, ठीक है, और किस पर डिपेंड करेगा, ऑन रेडियस पर। सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू
लिंक रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड सर्कमफेरेंस। देखिए रेडियस बढ़ने के साथ साथ ही सर्कल का सर्कमफेरेंस बढ़ा था। यहाँ पर किस टाइप से सर्कल का जैसे जैसे रेडियस बढ़ा उसका सर्कमफेरेंस भी साइमल्टेनियसली बढ़ा ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें पता लगाना है कि किस रेट से, जैसे कि आपने देखा R1, R2, R3, R4 का सर्कमफेरेंस बढ़ा है, तो किस रेट से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस को ही, कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो डिफरेंशियल कैलकुलस है फिजिक्स में क्यों यूज में आती है। तो देखिए किसी भी सिनेरियो के अंदर हमें रेट ऑफ ग्रोथ चेक करनी हो, जैसे कोई प्लांट है जो आपने स्टैपलिंग लिया या कैसे भी छोटा सा एक आपने प्लांट लिया, वो कैसे डे बाय डे उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर डे बाय डे कैसे इजीली फिजिक्स के कंसेप्ट इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी फिजिक्स अच्छी चली हो रही है, या सर्टेनली फिजिकली जाएं तो जैसे जैसे आपके टाइम के साथ आपकी हाइट बढ़ती चली जा रही है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स में हमें रेट ऑफ चेंज एक सर्टेन क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ में निकालना पड़ता है। तो इस सर्कल के अंदर जो सर्कमफ्रेंस में इंक्रीज हुआ है वो रेडियस बढ़ने के साथ हुआ है। तो उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन circumference with respect to रेडियस, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो रेडियस है आपका, ये जो रेडियस है वो देखेंगे तो किस टाइप से आप देखते हैं कि जो रेडियस है आपका, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और किस टाइप से ये सर्कमफेरेंस रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो नाउ when we are going to find the rate of change, so now we are going to note down the definitions of differentiation। तो definition की हम जब बात करते हैं हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं, the rate of change in dependent quantity with respect to independent क्वांटिटी से मेरा मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिन्हें हम इजीली मेजर कर सकते हैं। सो द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नोन एज डिफरेंशिएशन। तो देखिए फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो रेट ऑफ चेंज को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर किस रेट से चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे ही आप मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो किस टाइप से हम पर्टिकुलर कोई पार्टिकल अपना डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो किस टाइप से उसका वेलोसिटी आ रहा है और वेलोसिटी में चेंजेस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो किस टाइप से एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन डेवलप हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को मैथमेटिकली परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि किस टाइप से रेडियस है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और किस टाइप से एक सर्कमफेरेंस है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि जो सर्कमफेरेंस है इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो देखिए ये फंक्शन जो हमने समझा था बहुत टिपिकली हमें समझना पड़ता, तो हम यहाँ पे इसी तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे किस टाइप से सर्कमफेरेंस रेडियस पे डिपेंड कर सकता है, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए C को हमने एक सिंबल लिया सर्कमफेरेंस का, फंक्शन ऑफ R। तो देखिए किस टाइप से हमने समझा कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस जो है किस टाइप से इसको फंक्शन की लैंग्वेज लिखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हम ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं जा रहे हैं कि हमें समझना है कि ये फंक्शन क्या होता है। सो नाउ लुक एट हियर, वी कैन से दैट द सर्कमफेरेंस इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। ऐसे ही आपको किसी भी पार्टिकल का
मतलब टाइम के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखाना, जैसे डिस्प्लेसमेंट का दिखाना है टाइम के साथ, तो हम लिख सकते हैं वाई को मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्प्लेसमेंट से लिखते हैं और टाइम को। तो देखिए अगर कोई मैकेनिक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, rate of change in displacement with respect to time, with respect to time, ओके। तो यहाँ पे जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जैसे टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको हम डेफिनेटली यहाँ पे बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमने ऊपर एग्जाम्पल में यहाँ पे जो 4 डिफरेंट टाइप के सर्किल लिए थे, मान लीजिए पहला हमारे पास ब्लैक कलर का है, सॉरी मान के लीजिए जो है ही ऑलरेडी हमारे पास ब्लैक कलर का है, फिर ब्लू कलर का है, फिर रेड कलर का है और एंड में ग्रीन कलर का है। तो अभी हमने समझा कि किस टाइप से जो ये रेडियस है वो रेडियस, ठीक है, और जो सर्कमफेरेंस उसमें लिंक किया है कि जो सर्कमफेरेंस है वो रेडियस पे डिपेंड करती है, ओके। तो हमने रेडियस को बोला इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हमने बोला सर्कमफेरेंस इज अ व्हाट, डिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड हियर द सर्कमफेरेंस डिपेंड ऑन द रेडियस। बट अब इसी टाइप से समझिए कि जो हमने 4 डिफरेंट टाइप के सर्कल बनाए हैं, पहला ब्लैक, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, तो आप बताइए कि इनका जो कलर है क्या रेडियस पर डिपेंड करता है, या इनका कलर सर्कमफेरेंस पर डिपेंड करता है, या मान लीजिए कि अगर ये स्फेयर होते तो स्फेयर के अंदर इनका जो वॉल्यूम है या डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होगा वो क्या रेडियस पर डिपेंड करेगा, नहीं। तो जो कलर, ये जो कलर है, ये जो क्वांटिटी है, ये ना तो आपके रेडियस पर और ना ही आपके सर्कमफेरेंस पर डिपेंड कर रही है। तो हम इस पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये कलर है, ये जो ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ये जो कलर है ना, ये किसी टाइप से रेडियस और सर्कमफेरेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो देखिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो कलर है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। मतलब बहुत ही बेसिक में अगर आपको समझना हो तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है तो समझेंगे। सो हियर नोट डाल के लिखते हैं, ठीक है, द कलर ऑफ सर्कल्स, ओके, द कलर ऑफ सर्कल, ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, क्योंकि रेडियस हमने यहाँ पे क्या माना था, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी माना था। तो यहाँ पे जो कलर हो जाएगा ना, समझिए ये जो कलर होगा ये क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो आपने समझा ये कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ठीक है। सो नाउ अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे हम एक पहला फंक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो नाउ जैसे हमने देखा y है, ठीक है, और इसको फंक्शन को हम f ऑफ x से डिफाइन करते हैं। क्या बोलेंगे, f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो हम किस टाइप से इसको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए एक सिंबल होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं dy बाय dx। अब समझेंगे ये dy बाय dx क्या है, इसका सिंबल है, या कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा d डैश ऑफ x, ठीक है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। तो जब हम dy बाय dx लिखते हैं तो हम उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, इसको सिंपल लैंग्वेज समझते हैं कि देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो ये y है, ये y क्या है आपका, और ये जो x क्या है, तो y क्या है आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये आपकी डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट है। तो हमेशा जो भी हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं वो हमेशा एक डिपेंडेंट क्वांटिटी की इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ करते हैं। तो हमारे जो सर्कल वाला एग्जांपल था, फॉर एग्जांपल जब हम सर्कल की बात करते हैं ना, जब हम सर्कल वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल वाले एग्जांपल में इससे हम समझ सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है सर्कमफेरेंस में हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो देखिए किस टाइप से डिपेंडेंट क्वांटिटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। नाउ अब हमने समझा कि किस टाइप से ये जो बेसिकली डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो हम इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। सो इन फिजिक्स व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, क्यों करते हैं इन फिजिक्स, ठीक है, व्हेन वी आर
when we are going to find out okay, rate of change in one physical quantity, okay, which is namely called here dependent, okay, with respect to another physical quantity, namely called independent, okay. So this process known as differentiation, इस process को हम क्या बोलते हैं? differentiation. So now after the definition part, अब हम बात करते हैं कुछ important properties को लेके. तो देखिए important properties में सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि अभी फिलहाल हमने समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन. तो फंक्शन देखिए हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक है y1 और दूसरा है y2. अगर हमें इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले हमें इसको एक d/dx लिखना पड़ेगा और y1 प्लस y2 लिखना पड़ेगा. तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अलग अलग होगा. जैसे dy1/dx, ठीक है, प्लस dy2/dx. तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन एड ऑन हो रखे हो तो इन दोनों को हमें अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के साथ भी है. देखिए तो अगर हमारे पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के साथ है, अगर दो फंक्शन के में अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो हम किस टाइप से उनका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो लुक एट हियर, d/dx y1 minus y2 will be equals to dy1 upon dx minus dy2 upon dx. नाउ जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको लेके हमने समझा कि कांस्टेंट टर्म होती क्या है. देखिए मैथ्स के अंदर हम बहुत सिंपली डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप से एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, क्या एक क्वांटिटी कांस्टेंट है या नहीं है. तो इस टाइप से मैं सबसे बेसिकली इसलिए मैंने कलर वाले एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया कि किस टाइप से हम कांस्टेंट क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं. बिकॉज जैसे ही हम फिजिक्स में जाएंगे तो देखिए लिखने को तो v है वेलोसिटी और x आपका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों में आपस में रिलेशन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब टाइम पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल मान के इनको एज अ कांस्टेंट ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट जो होता है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है. तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई कांस्टेंट टर्म हमारे मेन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा हम कैसे लिखेंगे. अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो d/dx के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वही लिखेंगे cx, बट यहाँ पर क्या है c हमने क्या लिया है एज अ कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है. तो देखिए इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा. सबसे पहले इसको हम क्या निकालेंगे एज अ कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल देंगे, फिर d/dx ऑफ y इस टाइप से हमें लिखना पड़ेगा. अगर कोई प्रॉपर ही कोई कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है. तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कहती है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना हो तो dc/dx क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो हो जाएगा. Now after discussion on the property we are going to trying to find out some commonly used function और उनका डिफरेंशिएशन देखते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन जिनकी हेल्प से हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस.
तो हम यहाँ पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ फंक्शन को डिफाइन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन आता है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फंक्शन। जैसे हमने देखा ये जो y है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है तो हम इसको लिखेंगे dy/dx। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर y कांस्टेंट है, जिसे मैथमेटिक्स में देखा y एक वेरिएबल है, x से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिजिक्स में देखेंगे तो हो सकता है y आपके पास डिस्टेंस हो और x टाइम मान के चल लीजिए, तो किस टाइप से, या फिर y वेलोसिटी हो, किस टाइप से पोजीशन डिपेंड करती है, तो यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में देखेंगे, ठीक है। अगर हमने y को डिफाइन किया है, y विल बी इक्वल्स टू x, यानी हम पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, x रेज़ टू द पावर n। सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिफरेंशिएशन प्रोसेस dy/dx हमें लिखना पड़ेगा, और किस टाइप से लिखना पड़ेगा, देखिए dx ऑफ n एंड dx। तो इसके अंदर ये जो पावर होती है इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये हमें देखना पड़ेगा, n, ठीक है, वो पावर आगे आ जाएगी x, और उस पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से ये जो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन होता है, तो हमने x n लिया, x रेज़ टू द पावर n लिया, और उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो nx n जो x होगा वो उसमें से जो पावर है हमें एक, मतलब पावर में से एक नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं कि अगर हमारे पास y ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हो, सपोज सबसे पहला एग्जांपल है y इक्वल्स टू साइन x। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास dy/dx से आने वाला है, वो देखिए सेम प्रोसेस में हम लिखेंगे, ठीक है, साइन x, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन y होता तो कोई डिफरेंट होता, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x, dy/dx ऑफ साइन x विल बी cos x, ठीक है। एंड फोर्थ y इक्वल्स टू cos x, ठीक है। सो अगेन dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ cos x। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ हमें y इक्वल्स टू tan x दे रखा हो। तो बायोलॉजी स्टूडेंट हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़े कॉमनली यूज फंक्शन नहीं ले रहे, बिकॉज हमें केवल 11th एंड 12th के सिलेबस को, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंशिएशन है। सो एंड देन tan x, इसका हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y विल बी इक्वल्स टू e ऑफ x। सो नाउ dy/dx वी कैन राइट d/dx ऑफ ex, और देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex। तो ये कुछ कॉमनली यूज हमारे पास डिफरेंशिएशन है, जिसे हमने देखा। अगेन जो y है अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर पावर फंक्शन है x रेज़ टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन nx n-1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, और cos है तो माइनस साइन एक्स। अगर आपको ध्यान रखना हो माइनस क्यों आता है तो ध्यान रख लीजिए, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंदर अगर आपका फंक्शन सी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका फंक्शन सी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा। केवल याद रखने के लिए हम कर सकते हैं। अगर आप आगे भी फॉर्मूले देखेंगे तो जहाँ पे फंक्शन आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम बात करेंगे कॉसेक की, तो वहाँ पे डेफिनेटली माइनस आएगा। एंड नेक्स्ट हमने जब tan का किया तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, और ex का करा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया तो अगेन उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बनता है। सो नाउ अब सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, कोई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम देखते हैं, और उसका हमें डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना है तो किस टाइप से हम उसको सॉल्व आउट करेंगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम बात करते हैं, ठीक है। इफ x हमने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3, सो फाइंड आउट dy/dx। अगर जो y है फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3 का, तो उसमें किस टाइप से x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हो रहा है हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले बहुत इनिशियल लेवल पे हम देखते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन है हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर dy/dx से सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। और y जो फंक्शन हमें दे रखा है d/dx, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
ठीक है। जो प्रॉपर्टीज हम गए थे उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो फंक्शन है वो एड ऑन हो रखे हैं। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों फंक्शन को अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 2x² एंड देन प्लस d/dx ऑफ 3। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 एज अ कांस्टेंट है और फंक्शन से हमारे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको एज अ हम कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं। ठीक है। सो अब क्यों नहीं करेंगे, तो आगे एक प्रोडक्ट रूल भी आएगा, उससे भी हम समझ सकते हैं किस टाइप से 2 आगे निकलता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल शॉर्ट फॉर्म के लिए या शॉर्ट तरीके के लिए समझिए कि 2 हम बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट रूल में करेंगे तो 2 भी क्या एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म है, वो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी किस टाइप से जस्टिफाई होता है हम आगे देखते हैं। तो अभी फिलहाल बहुत शॉर्ट तरीके समझने के लिए आप समझेंगे कि 2 हमने बाहर निकाला और d/dx कर दिया x² का, क्योंकि x सेम फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है x से क्या होगा, कोई लिंक नहीं है, कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट का जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास y जो है कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। तो 3 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो 3 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। ठीक है। x के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए अब x² ये क्या है पावर फंक्शन है, तो हमने कॉमनली यूज में देखा था कि x n हो तो यहाँ पर आपके पास n की जगह पर क्या आ गया 2 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए 2 हम आगे लिखेंगे, फिर x और 2 में से -1 कर देंगे n प्लस 0। तो देखिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 2 2 ज़ा 4 एंड देन x। तो फाइनली हमारे पास जो फंक्शन था y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x। ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स हमने समझा किस टाइप से, जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको विद इन 1 लाइन और कई बातों में सॉल्व करने की या पेपर पर पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम आंखों में डेरिवेटिव सॉल्व कर देंगे। अब जो मैंने आपको कहा प्रोडक्ट रूल, तो ये प्रोडक्ट रूल कुछ रूल्स यहाँ पे हम फॉलो अप करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ रूल्स की, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो रूल आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्ट रूल। कोई घरमाने की बात नहीं है। जैसे हमने देखा था कि 2 पर्टिकुलर फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, अगर कोई पर्टिकुलर 2 फंक्शन हमारे पास हैं, देखिए सो हम बात यहाँ पर करते हैं कि हमने एक फंक्शन लिया f(x) एंड दूसरा फंक्शन क्या लिया g(x), और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए कुछ टाइप से हमें फंक्शन दे रखा है, तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे d/dx अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो किसका, इन दोनों फंक्शन को, और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं f(x).g(x). ठीक है। सो नाउ सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1, और सेकंड ये हमारा फंक्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे जो रूल होता है वो ये होता है कि सबसे पहला जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है उसको हम एज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को एज अ कांस्टेंट लेकर उसको हम क्या करेंगे बाहर लिखेंगे। तो फंक्शन नंबर 1 और dy/dx मतलब डेरिवेटिव मतलब जो डिफरेंशियल प्रोसेस होगा वो सेकंड फंक्शन का होगा। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है 2 बंदे साथ में, 2 फंक्शन साथ में, तो दोनों को इक्वल वेटेज मिलना चाहिए। ठीक है। तो पहले आप उस प्रोसेस के अंदर हम पहले f(x) को तो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और सेकंड में बीच में लगाते हैं प्लस का साइन, और सेकंड फंक्शन, अब क्योंकि फर्स्ट फंक्शन बाहर आता तो अब टाइम है सेकंड फंक्शन को बाहर रखने का। तो नाउ लुक एट हियर, अब g(x) एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है वो होगा सेकंड फंक्शन का। तो ये मतलब फर्स्ट फंक्शन जो हमने लिया उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। ठीक है। और ये भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन नंबर 2 है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 2 पर्टिकुलर फंक्शन का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव किस टाइप से निकालता है। तो जो फर्स्ट होगा फंक्शन उसको आप एज अ कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस साइन लगा के अब जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको आपने कांस्टेंट लिया था
उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जो सेकंड फंक्शन जिसका पहले डिफरेंशिएशन हुआ था वो एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा। तो चलिए आइए इसके एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस टाइप से परफॉर्म होता है। तो जैसे मैंने आपको देखिए बताया था, सबसे छोटा एग्जाम्पल हमारे पास यही है। हम इसी को लेके चलते हैं कि पहले वाले फंक्शन के अंदर देखिए, अगर मैंने पहले वाले फंक्शन में, ठीक है, y इक्वल्स टू 2x² लिया था, तो देखिए इसी जगह पर मैं अगर इसको और शॉर्ट कर लूँ, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 2x²। तो देखिए यहाँ पर दो पर्टिकुलर फंक्शन मल्टीप्लाई मान लेते हैं 2, तो देखिए इसको हम लेते हैं 2 को एज अ फंक्शन नंबर 1 और x² हमारा बनेगा फंक्शन नंबर 2। तो मैंने आपको बोला था ना, अभी के लिए समझ लीजिए 2 को हम बाहर निकालते हैं, तो बाहर नहीं, फिजिक्स में हर एक चीज़ एक प्रोसेस से होती है। तो प्रोसेस क्या है, अगर हम इसका dy/dx फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, d ऑफ dx एंड 2x²। अब देखिए सबसे पहले मैं 2 को अगर डिफरेंशिएट करूंगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, 2 को मैं बाहर निकालूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा किसका, x² का, राइट। अब सेकंड में क्योंकि 2 बाहर था, तो अब x² को एज अ कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे क्योंकि सेकंड फंक्शन का पहले हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो अब आएगा कांस्टेंट फंक्शन एंड d/dx ऑफ अब 2 का हमें करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आया, 2 तो बाहर हमने निकाला ही है और x² था, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले 2 हमने बाहर निकाला, ठीक है, और वापस से 2 जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा x के, और 2 - 1 हो जाएगा। अब देखिए ये एज अ 2 अब क्या कांस्टेंट है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो नाउ फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 × 2 = 4 एंड देन x, ठीक है। तो देखिए हमने किस टाइप से बोला था कि 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, लेकिन हर एक चीज़ कुछ प्रोसेस के साथ परफॉर्म होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको जो प्रोडक्ट रूल है काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए तो हम नेक्स्ट ले रहे हैं y इक्वल्स टू x² sin x, ठीक है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट dy/dx। तो देखिए हमें dy/dx को सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा dy/dx विल बी इक्वल्स टू d/dx और ये फंक्शन पूरा x² sin x। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो x है एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और सेकंड साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो देखिए मैं किस प्रोडक्ट रूल को लगा के इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x² जिसको हम बाहर निकालेंगे d/x से, और d/dx मतलब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन बीच में आएगा पॉजिटिव साइन, अब साइन निकलेगा बाहर और d/dx होगा x² का, राइट। तो नाउ अब देखिए x² साइन का हमने डिफरेंशिएशन देखा cos x, नाउ sin x d/dx अब हमें करना है, तो ये रूल है हमारे पास, पहले हम 2 एंड देन x एंड देन 2 - 1 जो हमने प्रोडक्ट रूल में देखा था, ठीक है, और जो पावर फंक्शन में देखा था x² cos x हमने लिखा, और प्लस अभी इसको हम लिख सकते हैं 2x sin x, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, से आप देखिए यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, तो बचेगा x cos x प्लस 2 sin x। तो इस टाइप से हम इस प्रोडक्ट रूल की हेल्प से डिफरेंशिएशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं और धीरे धीरे अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो रूल आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसे हम कहते हैं रूल नंबर 2, ठीक है, और रूल नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन रूल, ठीक है। इस क्वेश्चन रूल के अंदर अगर हमारे पास 2 फंक्शन, ठीक है, इस टाइप से दे रखे हों कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 फंक्शन हैं, f(x) है एंड gx है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि g(x) डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अगर हम ऐसे प्रोसेस कर देखिए हमें डिफरेंशिएट करना हो, तो y क्या हो गया f(x) बाय gx, ठीक है, और यहाँ पर क्या है g(x) डज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 होगा तो इन्फिनिट हो जाएगा ना, इस वजह से। तो ऐसे प्रोसेस में ये हमारे पास हम जानते ही हैं, ये हमारे पास एज अ न्यूमरेटर है, ये एज अ हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो देखिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे dy/dx। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने हमने यहाँ पर जो प्रोसेस लिया, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। तो पहले सबसे इजी तरीके समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो बाहर निकलेगा और d/dx होगा किसका, न्यूमरेटर का,
तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, इसको न्यूमरेटर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर, देन बीच में आएगा अब नेगेटिव साइन, ये इंपॉर्टेंट है, इस को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। नाउ अब यहाँ पे हम लिखेंगे वापस से वही, अब न्यूमरेटर को बाहर और डी बाय डी एक्स, और अब होगा डिनोमिनेटर का। लेकिन रुक जाइए, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये चीज़ वहाँ पे मिसिंग थी। तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी आता है। तो देखिए किस टाइप से हम इसको लिखते हैं। तो अगर इसको फंक्शन फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे डी बाय डी एक्स विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, देन माइनस, then f of x now is as a constant out d by dx of g of x upon what, gx, okay, and whole square of that. now अब इस पर्टिकुलर, ठीक है, रूल को भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बस छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो हमने लिया एग्जाम्पल, इफ y equals to 2x plus 1 and here it is we can say what you call, क्या लें, कुछ भी ले लीजिए, x ही ले लीजिए सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर इस टाइप से हमने लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, d बाय डी एक्स, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास, हमें पता है ये है हमारे पास न्यूमरेटर एंड ये है हमारे पास डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम करते हैं डिनोमिनेटर को एज अ कांस्टेंट बाहर, x लिखेंगे d बाय डी एक्स, फिर लिखेंगे न्यूमरेटर 2x प्लस 1, देन माइनस, अब आ जाएगा 2x का नंबर एज अ कांस्टेंट और डिफरेंशियल होने जा रहा है x का, और बॉटम के अंदर जो हमारे पास प्यारे से डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x। अब देखिए डी बाय डी एक्स भी यहाँ पे दो फंक्शन है, तो दो बार हमें करना पड़ेगा किसका, पहले डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ y, ठीक है। ये मैं बहुत इनिशियल स्टेप में कर रहा हूँ, हो सकता है आपको हंसी भी आए, बट कोई बात नहीं, जो बहुत इनिशियल लेवल पे जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो नाउ एक्स होल स्क्वायर, नाउ नेक्स्ट देखिए x, अब ये 2 एज हमने बाहर निकाला और ये 2x है, ये देखिए। अब x के अंदर भी क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एक प्रोसेस बताता हूँ नोट डाल के यहीं पे। यहाँ पे देखिए हमें d बाय डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे देखिए x जो पावर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, और 2 तो बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आया हमने बताया प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, 2 बाहर आ गया, d बाय डी एक्स ऑफ x बचा। अब x क्या है, x पर पावर 1 है ना, तो ये पावर फंक्शन ही है। तो देखिए 1x 1 माइनस 1, अब 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0, और किसी पावर को हम 0 लिखते हैं तो वो क्या आता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया 2, इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, और 1 एज अ कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 है ना यहाँ पे। देखिए अब माइनस 2x प्लस 1 एंड x, और x वाला जो मैंने अभी बताया 1 हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा, अपॉन आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। सो नाउ वी कैन राइट द फाइनल आंसर 2x माइनस 2x, या वी कैन राइट लाइक दिस, एंड एक्स स्क्वायर। इफ यू वांट you can solve also 2x minus 2x plus 1 upon x square. So 2x and 2x is subtracted, the final answer will be 1 upon x square. Okay, so now किस टाइप से हमने ये देखा, हमने करा, ठीक है। वो देखिए सबसे पहले हमने 2x plus 1 लिया, ठीक है, x को हमने कांस्टेंट बाहर निकाला, ठीक है, x डिफरेंशियल कर दिया, 2x बाहर निकाला। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2x plus 1 को हमने कैसे सॉल्व किया, 2 ही आएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, देन माइनस 2x, ठीक है, और x का भी 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसको हमने सॉल्व आउट किया, और सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये थे बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको हम किस टाइप से हमारी मैकेनिक्स में यूज़ करेंगे, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जो हमने समझा, ये पूरा प्रोसेस समझा किस टाइप से डिफरेंशिएशन होता है। अब इसको मैकेनिक्स में मतलब फिजिक्स में किस टाइप से यूज़ करना है, तो देखिए कुछ एक क्वेश्चन हम समझते हैं। तो नाउ दी डिस्प्लेसमेंट, एक क्वेश्चन है हमारे पास, दी डिस्प्लेसमेंट इन मीटर आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में दे रखा है, ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। सो वी कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ
moving with uniform acceleration after t second is given by, आपको फंक्शन दे रखा है गिवन बाय, ठीक है, एस जो डिस्प्लेसमेंट में लेंगे 27 टी टाइम का फंक्शन है प्लस 4.9 टी स्क्वायर. ओके, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड of initial velocity, acceleration and final velocity at t equals to 3 second. Now look at here, we are going to start. ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल हमें करना है, सबसे पहले इसको हम सबसे पहले देखने का मतलब क्या होता है, सी रूल. ठीक है, तो सी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लगाते हैं सेटअप, फिर लगाते हैं एग्जीक्यूट करते हैं इसको. ठीक है, एग्जीक्यूट एंड देन इवैल्यूएट. ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, एक पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में दे रखा है और फंक्शन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम पे डिपेंड करता है. तो देखिए जो एस है वो टाइम पे डिपेंड, हमें फिजिक्स ने समझाया है. मैथ्स में तो क्या हो सकता है, कोई बच्चा इसको कांस्टेंट लेके जीरो भी कर सकता है. ठीक है, तो नाउ हम ds बाई dt करेंगे तो एस और टी का कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमें फिजिक्स में देखना है बच्चों कि किस टाइप से डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है. तो हमें जब आपने मैकेनिक्स पढ़ लिया है, पढ़ेंगे तो या पढ़ ली होगी, तो हमें पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी. अब इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इनिशियल वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू d, और यहाँ पर s जो पर डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा ds बाई dt. ठीक है, तो हम यहाँ पे वही काम करने जा रहे हैं. तो d बाई dt s जो हमें दे रखा है 27t प्लस 4.9 टी स्क्वायर. अब दो देखिए दोनों फंक्शन एड ऑन हो रखे हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, d बाई dt ऑफ 27t राइट प्लस d बाई dt ऑफ 4.9 टी स्क्वायर. तो देखिए रियल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन फिजिक्स से समझ में आता है किस टाइप से हम देखिए डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं और किस टाइप से वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो किस टाइप से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन देगा वो देखिए. तो हमने इसको डिफरेंशियल सॉल्व आउट किया तो 27t, अभी टी और टी हमने बताया किस टाइप से 1 हो जाता है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वापस से इसको रिव्यू कर सकते हैं. ठीक है, 27 आ गया प्लस हमारे पास बचा 4.9 और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t 2 - 1. ठीक है, सो नाउ 27 प्लस 4.9 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ t. ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आएगा वो आएगा 27 प्लस 4.9, 9 2 18 एंड देन 9.8 या 9.8 t. ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी. अब जब हम इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं बच्चों तो हम v नॉट को लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इट इज इनिशियल वेलोसिटी. और इनिशियल वेलोसिटी आती कब है, अरे सिंपल सी बात है, जब टाइम 0 होगा, t विल बी इक्वल्स टू 0. सो नाउ v यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास वो देखिए, तो v नॉट क्या आ जाएगा, जब हम टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 27 प्लस 9.8 और t की जब हम 0 पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो v नॉट क्या आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड. राइट, अब आपसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और कब निकालनी है, 3 सेकेंड के अंदर. तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास रेडी है, डिफरेंशिएट हमने कर ही लिया है. तो वैन ठीक है t विल बी 3 सेकेंड होगा. सो नाउ वी कैन से कि जो फाइनल वेलोसिटी हो गया vf से इसको लिख सकते हैं. ठीक है, vf वो हो जाएगा 27. ठीक है, जो हमारे पास ये वाला फंक्शन आया था ना, देखिए ये इसमें पुट कर देंगे t की वैल्यू, तो 27 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3. सो नाउ हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, तो 9.8 ठीक है 3 4 दैन 27 20 29 या 2.9. तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 29.4 एंड ऐड करेंगे तो देन 4 एंड देन 9 and 7 16 देन 56 मीटर पर सेकेंड. अब फाइनली देखिए पूछा क्या था हमारे से,
मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली, फाइनल भी निकाल ली थी, और एक और चीज़ बची है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है जब हमने ds/dt किया तो हमारे पास ये v आ गया, ये क्या आ गया, v आ गया। अब v का आप एक बार और अगर डिफ्रेंशिएशन कर दो तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो नाउ देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारे पास मेन फंक्शन था, तो एक्शन निकालने के लिए करना पड़ेगा, अब देखिए dv/dt क्या करना पड़ेगा, dv/dt, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यस। तो d/dt, v की वैल्यू यहाँ पर है 27 प्लस 9.8 t, वापस से वही दो फंक्शन है, d/dt 27 प्लस d/dt 9.8 t। तो नाउ देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है, हो जाएगा 0, 9.8 को बाहर निकालते ही d का मल्टीप्लाइजेशन 1, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए किस टाइप से हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से मैकेनिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है हमने यहाँ पर देखा। तो अभी हमने इस लेक्चर में समझा किस टाइप से बहुत बेसिकली हम डिफरेंशिएशन यूज़ करके मैकेनिक्स के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स से ही समझ में आता है। तो हमने इस लेक्चर में बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं कि बेसिकली फंडामेंटली आपके पास डिफरेंशिएशन इसका आपका स्ट्रांग हो जाए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस फंडामेंटल को आपको और स्ट्रांग करना है, ठीक है। तो नाउ इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आता है तो 1x स्पीड से देखिए, अदरवाइज आप बहुत आसानी से इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो नाउ एट द एंड आई एम गोइंग टू थैंक टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा इंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर। तो पहले डिफरेंशिएशन अच्छा कर लीजिए, क्वेश्चन करिए, क्योंकि फिजिक्स जो है जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतनी स्ट्रांग बनेगी। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो देखने के बाद मल्टीपल प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।